चित्ररूपा को पाटलिपुत्र संदेश भेज चाणक्य भद्रभट्ट को मुक्त करवाने के लिए कार्वी को अचेत चंद्रगुप्त सौंप देता है। चंद्रगुप्त को कार्वी के कारागृह में फेंक दिया जाता है। उधर धनानंद चाणक्य का गुप्त संदेश बीच में ही पकड़ लेता है, जिसमें लिखा है कि चाणक्य कार्वी से मिलकर लोखंडी वाला कोषागार लूटने वाला है। धनानंद अफरा तफरी में तुरंत अमात्य राक्षस को यह संदेश भेजता है, तुरंत राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ले लें। वहां जब उसे होश आता है तो वो अपने पांव पर बंधे गंडा को देख हैरान होता है, किंतु तुरंत ही समझ जाता है कि वो उसके आचार्य चाणक्य का ही उसके लिए गुप्त संदेश होगा। योजना बहुत ही सीधी सादी थी। चंद्रगुप्त कार्वीनाथ को यह विश्वास दिला दे कि वो धनानंद द्वारा नियुक्त किया हुआ एक गुप्तचर है। छोड़ेगा नहीं तुम्हें धनानंद। मैं महाराज धनानंद का विशेष गुप्तचर हूं। महाराज धनानंद का विशेष गुप्तचर हूं। तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि महाराज धनानंद ने अपनी सेना में बालकों को भर्ती करना शुरू कर दिया है, और मैं तेरी इस बकवास को मान भी जाऊं? हाँ? यही उचित समय है वार्ता। जिस क्षण वो कहे कि तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा, उसी समय तुम अपना दूसरा चरण उठाओगे, उसे ये कहकर अपने विश्वास में ले लेना। तो फिर ठीक है, मत करो मेरा विश्वास। कल तक तुम्हें स्वयं मगध से संकेत मिल जाएंगे। बस तुम कल तक की प्रतीक्षा करना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं मिथ्या बातें नहीं कह रहा था। महाराज धनानंद ने स्वयं मुझे तुम्हारे राज्य में अस्थिरता फैलाने के लिए भेजा, इसलिए मैंने धपोली में विद्रोह करवाया। और क्यों? क्योंकि महाराज धनानंद तुमसे घृणा करता है कार्वीनाथ। उन्हें यह भय है कि कहीं तुम मुझसे अधिक महत्वपूर्ण और बलशाली ना बन जाओ। वे चाहते हैं कि उनका अपना राजकोष लूटा जाए, ताकि वे तुम्हें दोषी सिद्ध करके तुमसे छुटकारा पा सके। जनता को भड़काने के लिए आयु कोई आधार नहीं होती, और फिर मेरे जैसी छोटी कदकाठी का लड़का है, सरलता से गड़े हुए राजकोष के अंदर घुस सकता है। छल, सिर्फ छल, मनगढ़ंत झूठ बोल रहे हो तुम। और इस बिंदु पर तुम अपना अंतिम वार करो। उसे बताना कि तुम क्या जानते हो राजकोष के बारे में। और यदि मैं तुम्हें यह बता दूं कि राजकोष कहां है, तो वैसे कार्वीनाथ, तुम स्वयं ही सोचो, इस समूचे मगध में मगधपति और उसके कुछ एक ही बहुत विश्वस्त कर्मचारियों के अतिरिक्त किसे पता है कि राजकोष कहां है? कहां है राजकोष? थोड़ा निकट आ। कहां है? लोखंडी की खदान। चलो, अगर ये मान भी लिया जाए कि तुम मगधपति धनानंद के विश्वसनीय गुप्तचर हो, तब भी तुमने ये अनुमान कैसे लगा लिया कि मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा? तो फिर ठीक है, जब तक मगध से संकेत नहीं आ जाता, करो प्रतीक्षा।
सिपाहियों, इस लड़के पर कड़ी दृष्टि रखना। वज्रसेन, मगध से कोई विशेष संकेत मिला है क्या? श्रीमान, कैसा संकेत? यही तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हें कार्य कर, अभी इसी समय अपना सबसे तीव्र अश्वारोही मगध भेजो और देखो कि वहां क्या चल रहा है। जी श्रीमान। यदि उस बालक की बात सत्य निकली तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा धनानंद, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। महत्वपूर्ण सूचना भेजने के लिए धन्यवाद। मगध का राजकोष वहां नहीं है जहां इसके होने का तुम्हारा अनुमान है। धनानंद के विश्वस्त सामंत कारवीनाथ का हृदय से आभार, जिसकी सूचना एवं सहायता से हमें राजकोष के उचित स्थान का पता चला। तपोली विद्रोह के नाम पर हमें वो धनानंद के लोखंडी वाले राजकोष को लूटने देगा और हम उसकी सैनिक बल से धनानंद को अपदस्थ करने की सहायता करेंगे। इस महती कार्य के होने तक पाटलिपुत्र में बने रहना और इस संदेश को जला देना। सावधान, महाराज पधार रहे हैं। त्रिगदा, त्रिगदा, त्रिगदा। सुरक्षा कवच टूट चुका है। धनानंद ने सब कुछ जान लिया है। शीघ्र अतिशीघ्र वहां से निकलने का प्रयास करें। क्या हो रहा है चित्ररूपे? धा तिरकिट धा, धा तिरकिट धा। ये क्या है इसमें? कुछ नहीं महाराज, कुछ भी तो नहीं। वो मेरे नृत्य गुरु घर वापस आ गए हैं तो किंचित अस्वस्थ है महाराज, उनसे मिलने का विचार था। कुछ मेवे हैं। मेवे? धा तिरकिट धा। गुरु अस्वस्थ हो तो अवश्य मिलने जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो चित्ररूपे। त्रिगदा, त्रिगदा, त्रिगदा। तुम्हारे जाने के लिए राजकीय रथ की व्यवस्था हम स्वयं करवा देंगे। उस रथ से तुम बड़े आराम से वहां पहुंच जाओगे। त्रिगदा, त्रिगदा। त्रिगदा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमने चंद्रगुप्त को शेर की मान में फेंक दिया। और क्या, अब मान लो कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो एक छोटी सी भूल भी चंद्रगुप्त के प्राण ले सकती है। सारी योजना अनिश्चित है, कहीं भी कुछ भी त्रुटि रह सकती है। यही तो मैं कह रहा हूं, इतनी लंबी चौड़ी योजना, यदि एक भी कड़ी फिसली तो सारी योजना मुंह के बल गिर जाएगी। किसी के मन में कोई शंका? आचार्य, हम सब सोच रहे थे, इस बार बड़ा संकट मोल ले लिया हमने। यदि योजना में
कोई भी भूल हो गई तो मत करो भूल। वो तो ठीक है आचार्य, किंतु चंद्रगुप्त का जीवन दांव पर लगा। तुम में से किसी ने सिकंदर के बारे में सुना है? मैंने सुना है आचार्य। आचार्य, मैंने भी पर्शिया के व्यापारियों से उसके बारे में सुना है। वे लोग कह रहे थे कि सिकंदर ने समूचे पर्शिया को जलाकर राख कर दिया है। तुम जानते हो, पूरे विश्व को जीतने निकला है वो। और आश्चर्य नहीं होगा मुझे यदि वो सारा विश्व जीत भी ले तो, क्योंकि हम जैसे लोग बस सोचते ही रह जाते हैं कि इतना बड़ा जोखिम उठाना भी चाहिए या नहीं। तो ऐसे में उसके जैसा राजा जो सदा जोखिम उठाने के लिए तत्पर है, आगे बढ़ता जाएगा, जीतता जाएगा एक के बाद एक देश। वो हमारे देश की ओर बढ़ रहा है, सिंधु नदी के पास पहुंच गया। मेरे भारत पर विजय पताका फहराना चाहता है और वो कर भी लेगा। और हम क्या कर रहे हैं? एक छोटे से अत्याचारी सामंत के विरुद्ध कुछ करने के लिए भी सोच रहे हैं। मैं चाहता हूं सकारात्मक सोच सबसे। योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वरण करेगी। मैंने पता लगा लिया है चाणक्य, तुमने सही कहा था। मगध में गतिविधियां बढ़ रही हैं। और सुना है कि अमात्य राक्षस अपनी विशेष टुकड़ी के साथ लोखंडी आ रहे हैं। देखो, हमारे सोचे अनुसार घटनाएं घट रही हैं। बस चंद्रगुप्त अपना दायित्व सफलता से निभा ले, फिर जो सोचा है वो होकर रहेगा। श्रीमान, मगध से सूचना आ गई। इतनी शीघ्र? जी श्रीमान, आपके आदेशानुसार ये बड़ी तेजी से अपने अश्व को दौड़ाते हुए पाटलिपुत्र की ओर जा रहा था। तभी इसे रास्ते में जाते समय मगध के अमात्य प्रमुख दिखे, जो सैन्य टुकड़ी के साथ लोखंडी की तरफ आ रहे थे। अमात्य राक्षस अपनी सेना की टुकड़ी के साथ यहां क्या करने आ रहा है?
तो बताओ, क्या योजना है तुम्हारी? मैं आशा करता हूँ कार्विनाथ कि तुम्हें मगध से अपेक्षित संकेत तो मिल ही गए। उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो केवल ये बताओ कि तुम्हारी योजना क्या है। तो सुनो, हमारे बीच संधि ये हो, यदि तुमने मुझे जीवन दान दे दिया तो जो कार्य मैं महाराज धनानंद के लिए कर रहा था, वही कार्य मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मैं तुम्हें मगध का राजकोष लूट कर दूंगा, जिसकी सहायता से तुम महाराज धनानंद को भी पराजित कर सकते हो। सा बालक और बातें इतनी बड़ी बड़ी। अच्छा, कल्पना करो, यदि मैं इसी क्षण तुम्हारी हत्या कर दूं तो, और उसके उपरांत स्वयं जाकर राजकोष को लूट लूं। अवश्य अवश्य कार्विनाथ, क्यों नहीं। वैसे भी वीरों के जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं। परंतु तुम्हारे सामने समस्या ये आएगी कि तुम्हें इस कार्य के लिए मेरी ही तरह एक प्रशिक्षित बालक और बोनों के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें गड़े हुए राजकोष के सुरंग और उनमें बने हुए फंदों की समुचित जानकारी हो। और जब तक तुम इन सबको एकत्रित करोगे, मेरा दल वहां राजकोष लूट चुका होगा। तुम्हारा कोई दल भी है क्या? कार्विनाथ, तुमने महाराज धनानंद को क्या मूर्ख समझ रखा है? कि इतने महत्वपूर्ण अभियान के लिए वे पाटलिपुत्र से एक बालक को भेजते? नहीं कार्विनाथ, मेरे साथ मेरा दल है और हम में से कुछ लोग तो खदानों में पहुंच भी चुके। अब बात मात्र इतनी है, यदि तुम्हारे निर्णय लेने से पहले मेरे दल ने वो राजकोष लूट लिया तो तुम निश्चित रूप से अपने ही जाल में फंस जाओगे। कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा। चलो नीचे लग जाओ। कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा। चलो सबको पकड़ लो।
चंद्रगुप्त, तूने कार्वी के साथ संधि कर ली। तू विश्वासघाती है चंद्रगुप्त। हाँ, तुमने देश के साथ विश्वासघात किया है चंद्रगुप्त। तुझे अपना नेता कहते हुए भी हमें अपने आप पे गिना रही है। शांत 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 बालक, अपने मित्रों को सत्य तुम स्वयं बताओगे या उसके लिए भी मुझे ही कष्ट दोगे? जाओ। जाओ ना। देखो मित्रों, हमारी परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं। इन्हें हमारी योजना के बारे में सब कुछ पता चल गया और फिर जीवन के लिए अपनी निष्ठाओं को बदलना कायरता या विश्वासघात नहीं, बुद्धिमानी है। और आप सब निश्चिंत रहे, मैंने संधि में ही अब सबके हितों का ध्यान रखा है। असंभव। हम मर जाएंगे किंतु महाराज धनानंद के साथ छल नहीं होने देंगे। कार्वी का तो जो होना है वो होगा, परंतु विश्वासघात करने के बाद महाराज धनानंद हम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी तो निश्चित रूप से मृत्यु होगी। शांत शांत बालको, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे इस मधुर वार्तालाप के लिए ये वातावरण कुछ उचित नहीं है। सिपाहियों, इन सबको बंदी बनाकर हमारे कारागृह में डाल दो। लाओ। लोखंडी के वासियों, शुभ समाचार। लोखंडी में घुसाए घुसपैठियों को मैंने बंदी बना लिया है। इसलिए आप सब पर लगे अतिरिक्त कर से मुक्त करता है आपको कार्वी नाथ। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा चंद्रगुप्त। तुमने हमारी सारी गुप्त योजना का सौदा कर दिया। अब देख मैं तेरा कैसे कचूमर बनाता हूँ। हाँ, तू विश्वासघाती है। ये ले। मित्रों, मेरी बात समझने का प्रयास करो आप सब। हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब यदि महाराज धनानंद यहाँ आ गए और उन्हें ये पता चल गया कि हम कार्वीनाथ के बंदीगृह में बंद हैं, तो वो ये समझ जाएंगे कि हमने कार्वीनाथ के सामने अपनी योजना खोल दी है। अपनी निष्ठा को बदलकर ही हम जीने की आस रख सकते हैं मित्रों। मेरी बात मान लो, इसमें हम सब की भलाई है। अरे सोच क्या रहे हो? मारो इसे। हाँ। तू विश्वासघाती है। बस। बहुत हुआ तुम लोगों का खेल। मुझे नहीं लगता कि ये सब मानने वाले हैं। अब मार दीजिए इन सबको। आपका काम तो मैं अकेले ही कर दूंगा।
कहा था कि ये कार्य तुम अकेले नहीं कर सकते, तो अब क्या तुम में कोई दैवीय शक्ति आ गई? तुम सबको क्या लगता है कार्वीनाथ को मूर्ख बनाना इतना सरल कार्य है? हाँ? सिपाहियों, इन सबको मौत के घाट उतार दो। और यही है योजना का प्रमुख बिंदु, क्योंकि कार्वी अभी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में है, कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहा। ऐसे में वो एक ही सिद्धांत अपनाएगा, सबको मार दो। यही तुम लोगों के लिए सहमति दिखाने का अवसर है। सहमत हो जाना और उसकी प्रतिक्रिया को भी। मुझे उसकी सहमति की संभावना दिखती है, लगता है कि वो मान जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप सब? थोड़ी तो समझदारी दिखाइए। जीवन में बिना कुछ किए मरने का क्या अर्थ है मित्रों? और वैसे भी ये कोई आयु है हमारे मरने की? और फिर निष्ठा बदलने में बुराई ही क्या है? मृत्यु के सामने खड़े होकर आदर्शों की बात करना समझदारी नहीं, मूर्खता मानी जाती है मित्रों। इस दल का नेता मैं हूं और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपा करके मान जाओ, अन्यथा हम सब लोग मारे जाएंगे। क्या आप सब मेरे साथ हैं? देखा आपने, मैंने इन सबको मना लिया। अब ये सब हमारे साथ है। आप बस हमें खदानों तक पहुंचा दीजिए, बाकी सब हम करेंगे। नाटक समाप्त हो गया। यहां अब भी अंतिम भाग शेष है। बालको, अभिनय तो तुम सब बहुत बढ़िया कर लेते हो, परंतु एक छोटी सी त्रुटि रह गई। वो ये कि तुम सबने मिलकर अभिनय का अभ्यास नहीं किया। मुझे क्षमा करना मित्र, परंतु मैं अब भी तुम्हारी इस कहानी का विश्वास नहीं कर सकता। सैनिकों, कल प्रातःकाल इन सबको मृत्युदंड। कार्वीनाथ ने हमें धोखा दिया है। उसने उस दुष्ट चाणक्य से हाथ मिला लिया है। दोनों मिलकर थपोली वाले विद्रोह के बहाने हमारा राजकोष लूटने की योजना बना चुके हैं। तुरंत राजकोष को अपनी सुरक्षा में ले लो।
अब क्या करेंगे हम? हाँ चंद्रगुप्त, बोलो, अचानक की योजना में हमारे पास करने को क्या है? हाँ, हमारे मानने के बाद भी हमें मृत्यु दंड दे दिया। अब आचार्य की योजना में हमारे लिए कोई संकेत नहीं। श्रीमान, अमात्य प्रमुख आ गए। अमात्य राक्षस के आगमन पर भव्य स्वागत की व्यवस्था की जाए। महाराज धनानंद की आज्ञा थी कि कार्विनाथ से मिलने से पूर्व आप तक ये संदेश पहुंच जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्विनाथ ने हमें धोखा दिया है। उसने उस दुष्ट चाणक्य से हाथ मिला लिया है। दोनों मिलकर थपोली वाले विद्रोह के बहाने हमारा राजकोष लूटने की योजना बना चुके हैं। हमारा अगला संदेश मिलने तक तुरंत राजकोष को अपनी सुरक्षा में ले लो। मगधपति से कहना, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। स्वागतम स्वागतम। अमात्य प्रमुख का लोखंडी में हार्दिक स्वागत। प्रणाम कार्विन। प्रणाम अमात्य, आइए। शासन कैसा चल रहा है पाटलिपुत्र में? जैसे चलना चाहिए। महाराज धनानंद का स्वास्थ्य कैसा है? जैसे होना चाहिए। तो ये बताइए अमात्य प्रमुख कि यहां लोखंडी में कैसे आना हुआ? आपके राज्य से अराजकता और असंतोष के संदेश पाटलिपुत्र तक आ रहे हैं। महाराज धनानंद ने स्वयं मुझे तुम्हारे राज्य में अस्थिरता फैलाने के लिए भेजा, इसलिए मैंने थपोली में विद्रोह कर दिया। पर क्यों? क्योंकि महाराज धनानंद तुमसे घृणा करता है कार्विनाथ। क्योंकि महाराज घृणा करता है कार्विनाथ। हाँ, थपोली में कुछ अराजकता की स्थिति बनी अवश्य हुई है, परंतु आप निश्चिंत रहें अमात्य। कार्विनाथ शीघ्र उन उपद्रवियों को अपने बंदी गृह में डाल देगा। कि कार्विनाथ ने हमें धोखा दिया है। उसने उस दुष्ट चाणक्य से हाथ मिला लिया है। दोनों मिलकर थपोली वाले विद्रोह के बहाने हमारा राजकोष लूटने की योजना बना चुके हैं। थपोली, अभी तक आप अपराधियों को पकड़ तो नहीं पाए होंगे ना? हाँ अमात्य, अभी तक तो कोई भी पकड़ में नहीं आया। हाथ आएगा भी नहीं, क्योंकि वे धनानंद के ही भेजे हुए लोग हैं। आशा करता हूं कि राजकोष तो सुरक्षित होगा ना?
हाँ, अभी तक तो सुरक्षित ही है। वैसे मैं यहाँ साधारण देखरेख के लिए आया हूं, लेकिन यहाँ की अराजक स्थितियों को देखते हुए सुरक्षा कारणों से राजकोष का अधिभार आपसे अपने अधिकार में लेना है। चलो। क्यों? क्या मगधपति का भरोसा अब कार्वीनाथ की क्षमता से उठ गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु सुरक्षा के मामलों में अतिरिक्त सचेत रहने से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके राज्य में अराजकता है, असंतोष है और गुप्तचरों का भरमार है। इसलिए आपके हित के लिए हमने ये सोचा है कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, तब तक के लिए राजकोष की सुरक्षा के दबाव से मुक्त किया जाता है। ठीक है अमात्य प्रमुख, कर दीजिए मुक्त हमें राजकोष की सुरक्षा के दायित्व से, परंतु खदानों पर शासन फिर भी कार्वीनाथ का ही होगा। कार्वीनाथ? अधिकारों और शासन की बात करते समय आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप मगध के सामंत हैं, राजा नहीं है। इसलिए उचित यही होगा कि आप अपने सैनिकों से कहकर वहां के अधिकार हमें सुपुर्द कर दें। ठीक है अमात्य प्रमुख, फिर बचा लीजिए अपने राजकोष को। और इस तरह चाणक्य द्वारा रचाए गए पहले राजनीतिक षड्यंत्र का पहला चरण सफल हुआ। अमात्य और कार्वी दोनों ने वही किया जो चाणक्य चाहता था, किंतु इस श्रृंखला में अभी और भी कड़ियां बाकी थीं। मूर्ख था मैं, जो उस ब्राह्मण की बातों पर विश्वास कर लिया। मैं तो सोचा था उसमें शक्ति है, बुद्धि है, अरे उसकी सहायता से मैं भी प्रतिशोध ले पाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं। और देखो कहां लाके फंसा दिया हमें, मौत के मुंह में फेंक दिया। आप मेरे आचार्य पर विश्वास रखिए, वे अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। चलो। मैंने आज प्रातःकाल तुम सबके लिए मृत्यु दंड का आदेश दिया है।
परंतु भय मुक्त हो जाओ बालकों, क्योंकि कार्वीनाथ ने तुम सबकी हत्या का विचार त्याग दिया है। जानना नहीं चाहोगे क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ भी तुम कह रहे थे वो सत्य है। अमात्य राक्षस अपनी विशेष सेना की टुकड़ी को लेकर राजकोष को अधिग्रहित करने के लिए आ गया है। आपकी समस्या समाप्त नहीं, आरंभ होती है कार्वीनाथ। अब महाराज धनानंद सबसे पहले तो आपको अपमानित करके यहां से बाहर निकालेंगे और फिर आपसे छुटकारा पाने की कार्यवाही शुरू करेंगे। बस बस बस, व्यर्थ की बातें मत करो, केवल अपनी योजना बताओ। हमारी योजना ये है कि आप हमें बंदी बनाकर खदानों में भेजेंगे, वहां हम राजकोष लूटेंगे, परंतु इस बार महाराज धनानंद के लिए नहीं, आपके लिए। और उस धन से आप इतने शक्तिशाली बन जाओ, यदि महाराज धनानंद ये चाहे भी तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।